हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्ज़ाम हब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि एडुटेरिया का बुक आया था प्रैक्टिस सेट के लिए, बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के लिए। तो ये 67वीं बीपीएससी के दृष्टिकोण से जो है इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट। तो आज का सेट नंबर जो है 1 डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे। आपको पता होगा 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है बीपीएससी का। तो 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें, और क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते चलेंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। और शुरू से अंत तक आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ओके। तो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन जो आपका सही रहा, कितना आपका स्कोर हुआ, ओके। तो चलिए बिना स्टार्ट करते हैं, बिना विलम्ब किए हुए देखते हैं कौन कौन से आज के इस सेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 107 हो गया, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110। किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है अधिवेशन बुलाने का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 108 के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 108 आपको याद रखना है, इसके अनुसार जो है आपको ये राष्ट्रपति को जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 110 जो है ये किससे संबंधित है? मनी बिल से संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में कि अनुच्छेद 110 जो वह किससे संबंधित है? ये मनी बिल, धन विधेयक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं वर्ड पे आपको फोकस करना है कि पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कौन निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं करता है। तो ये पूछा जा रहा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, कौन जो है वो वोटिंग नहीं कर सकते राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो हैं ये वोटिंग नहीं करते हैं, चुनाव नहीं करते हैं राष्ट्रपति के लिए, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी करते हैं, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी वोटिंग करते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी के जो है उसके भी जो है निर्वाचित सदस्य वो वोटिंग करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति का चुनाव जो है आर्टिकल नंबर कितने में लिखा गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 54 आपको ध्यान रखना है। कितना? आर्टिकल नंबर 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में जो है गलत कथन को चुनिए। नीति निर्देशक के संबंध में जो है गलत कथन को चुनना है आपको। तो ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। संविधान के 4 भाग होते हैं, 4 भाग में इसका उल्लेख है, भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, ये बिल्कुल सही है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कही है, ये भी बिल्कुल सही है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में लाया जा सकता नहीं, इसको लागू करने के लिए जो है न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। तो गलत कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फंडामेंटल राइट को जो है, मौलिक अधिकार को जो है लागू करने के लिए न्यायालय में लाया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को जो है ये इसको जो है संविधान में, न्यायालय में नहीं लाया जा सकता इसको लागू करने के लिए। और नीति निर्देशक तत्व जो है ये कितने से कितने आर्टिकल में है? ये 36 से लेके 51 नंबर आर्टिकल में है। और ये नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और 36 से लेके 51 तक के 51 के अंतर्गत आता है नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 में आता है, इसका उल्लेख किया हुआ, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? किस समिति के द्वारा जो है पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का सिफारिश किया था? तो ये किया था एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। किसके द्वारा? एल.एम. सिंघवी समिति, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है बलवंत राय मेहता समिति कितना ईस्वी में आया था? ये 1957 में आया था, याद रखना है, इस ऑप्शन के ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, और अशोक मेहता समिति जो ये 1977, अशोक मेहता समिति 1977, और एल.एम. सिंघवी समिति जो है ये 1986 1986 में लाया गया था, गठित किया गया था, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना। बलवंत राय मेहता 1957 ईस्वी याद रखना, आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अशोक मेहता समिति 1977 और एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986, ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही?
42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 में लिखा गया। किसमें? आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान को संशोधित किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मौलिक कर्तव्य जो है ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है लाया गया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। स्वर्ण सिंह समिति किसके सिफारिश से? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से, याद रखना है आपको। और जब मौलिक कर्तव्य लाया गया था, संविधान में जोड़ा गया था, तो मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद जो है बढ़ा के कितना मौलिक कर्तव्य हो गया था? 11 मौलिक कर्तव्य हो गया था। कब हुआ था? तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? कि 6 से 14 साल के बच्चे को जो है फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो है मौलिक कर्तव्य जो है ये कौन से भाग में है? भाग है कौन सा? 4 का क में, 4 का ए में है। और आर्टिकल जो है 51 ए में है मौलिक कर्तव्य। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतने सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है, सारे नोटबुक में नोट कर लेना। आपको उम्मीद करते हैं इतने सारे फैक्ट जो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया? संविधान के भाग 12 में जो है कौन सा प्रावधान किया गया है ये बताना है आपको। केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा, इससे संबंधित है। पंचायती राज से व्यवस्था संबंधित है। निर्वाचन आयोग से या संघ लोक सेवा आयोग से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भाग 12 जो ये किससे संबंधित? ये केंद्र एवं राज्यों के मध्य का बंटवारा से संबंधित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और निर्वाचन आयोग जो है ये कितना में है? भाग 15 में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, भाग 15 में है। और आर्टिकल जो है 324 है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को जो है विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 253? तो कौन सा अनुच्छेद था? तो अनुच्छेद 253 जो है संविधान, अनुच्छेद 253 के तहत जो है संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद जो हुआ था 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना है? तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए था, ये महत्वपूर्ण निर्णय में से एक था। ये संबंधित है किससे? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद से संबंधित था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में होने वाले अंकों का वर्णन है। किस तरह के अंकों का वर्णन है ये बताना है आपको। कि भारतीय अंकों का राष्ट्रीय रूप होगा, भारतीय अंकों का रोमन रूप होगा, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, या भारतीय अंकों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप दोनों होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। याद रखना आपको, भारतीय अंकों का जो है ये राष्ट्रीय रूप हो जाएगा। और आर्टिकल 343 में जो है, अनुच्छेद 343 में क्या लिखा गया है? कि संघ का जो है एक राजभाषा होगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, संघ की राजभाषा के बारे में लिखा गया है आर्टिकल नंबर 343 में। याद रखना आपको, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? 1966 में जो है प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। उस टाइम जो है इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई, याद रखना आपको, इसके अध्यक्ष थे। और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग जो गठित हुआ था उस टाइम उसका अध्यक्ष कौन बना था? और ये 2000 कब हुआ था? 5 ईस्वी में हुआ था। कब? 2005 ईस्वी में जो है दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली था। कौन था? वीरप्पा मोइली जो थे इसके अध्यक्ष थे। इस बात का आपको ध्यान रखना। और पहला में कौन था? मोरारजी देसाई, जो कि 1966 में गठित हुआ था। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। राज्यपाल के संबंध में जो आपको गलत कथन को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये कथन जो है गलत है। संचित निधि से, भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये भी गलत है। पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो गलत कथन को सिलेक्ट करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2 एवं 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था। ईडब्ल्यूएस को जो है आरक्षण दिया गया था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दिया गया था। कितना? 10% का आरक्षण दिया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये किया गया था संविधान संशोधन 103। कौन था? संविधान संशोधन 103 के तहत किया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा के लिए अंकित किया गया था? किस शासक, कौन सा शासक जो था उसको वीणा बजाते हुए जो है सिक्कों पर उसका अंकन किया गया था, उसका तस्वीर बनाया गया था? तो ये था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है वीए स्मिथ के द्वारा जो है, किसके द्वारा? वीए स्मिथ के द्वारा जो है इसको क्या कहा गया था? भारत का नेपोलियन कहा गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और कौन कहा था? तो वीए स्मिथ कहा था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में क्या कहा जाता था? किस नाम से जाना जाता था? जो मतलब कि आजीवन, जिंदगी भर जो है वो अविवाहित रहती थी कन्या, जो भी लड़कियां, तो उसको कहा जाता था अमाजू। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सही, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। अमाजू याद रखना, अमाजू हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ से? नवदा टोली से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवदा टोली आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? 14वीं सदी पूर्व जो है बोगाज कोई अभिलेख, ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, जो कि कहाँ पे है? तुर्की को कहा जाए, तुर्की में होता है। ये कहाँ पे है? तुर्की। याद रखना आपको, टर्की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? कौन से शासक के द्वारा जो है श्रीलंका पर संपूर्ण विजय प्राप्त की गई थी? तो ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले जो है सर्वप्रथम विजय किसने हासिल किया था? तो वो राजराज प्रथम के द्वारा किया था। लेकिन संपूर्ण श्रीलंका पे विजय का बात आएगा तो वो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है आपको, कौन सा कथन सही नहीं है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। इस आंदोलन का नारा करो या मरो था, ये सही है। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये भी सही है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जो ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, नहीं ये गलत है। ऑपरेशन 10 आवर नहीं, ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, ये कथन गलत है। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, नहीं ये भी गलत है। इन सब जो है इस सब के द्वारा जो है समर्थन नहीं किया गया था। क्या किया गया था? समर्थन नहीं किया गया था। तो इस तरह से जो है 2 ऑप्शन गलत हो गए, सी और डी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही गलत कथन पूछ रहा था, तो 2 कथन गलत हो गया, सी और डी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। आप जो है क्वेश्चन सारे आपको अच्छे लग रहे होंगे, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और आपको अटेम्प्ट लेना है कि लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितना आपका स्कोर रहा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है कौन है? तो वह है गौतम। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम जो है वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो कौन था ये संगठन? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है 1885 में नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का इसमें चयन करना है। 1938-39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये बिल्कुल सही है। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया। तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो ये गलत कथन है, ऑप्शन नंबर बी। जापान की सहायता से नहीं किया गया था द फ्री इंडिया सेंटर का गठन, ये जर्मनी के विदेश मंत्रालय के मदद से किया था दी फ्री इंडिया सेंटर का गठन। बाकी तीनों जो है सही है। सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, गलत कथन को ढूंढना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? औरंगजेब को द्वारा। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता। तो कि इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था?
तो इब्न बतूता जो है ये कहाँ का यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ के? मोरक्को का यात्री था। और कब आया था? ये 1333 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में। और इसके द्वारा जो है रेहला नाम का एक दृश्य क्या कहते हैं बुक लिखा गया था, जो यात्रा वृत्तांत था इसका। ओके, और ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? तो किसे फांसी दी गई थी ये बताना है आपको दिल्ली षड्यंत्र केस में। तो ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा। इन सारे को फांसी दी गई थी। बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीचंद, इन सारे को जो है फांसी दिया गया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियाबाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, ये कथन जो है गलत है। बाकी तीनों जो है सही है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? तो किसके द्वारा ये कहा गया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कहा गया था, जिसको कि सीमांत गांधी इसका उपनाम है, सीमांत गांधी। और एकमात्र ये पाकिस्तानी है जिसको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? तो 58 से अभिप्राय था राजस्व विभाग से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखना है, राजस्व विभाग। नेक्स्ट, सल्तनत कालिद शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों में सल्तनत को में मिलाया था? तो किसके द्वारा मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। याद रखना, आपको पूछा जा रहा दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सबसे पहले जो है चढ़ाई कौन किया था, आक्रमण कौन किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी। इस बात का आपको ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो ये ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा जो है सर्वाधिक जो है सहायता किया गया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो पूछा जा रहा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, पॉलिटिकल लीडर कौन थे, टीचर? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुणा असफ अली का संबंध स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन से था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन से। अरुणा असफ अली का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ था तो इसके संस्थापक कौन थे? दिए थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय, आपको याद रखना है। तो ये कब हुआ था? 1817 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1817 ईस्वी में, याद रखना है। और राजा राम मोहन राय जो है ये डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ नाम के अंग्रेज के साथ जो है मिलके हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था। कौन कौन? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, आपको ध्यान रखना। 1817 ईस्वी में हुआ था हिंदू कॉलेज का स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मित्र मेला संघ का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। और ये 1899 ईस्वी में किया गया था मित्र मेला संघ का स्थापना। और आगे चल के जो है इसी को 1904 ईस्वी में जो है अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। किसके? अभिनव भारत के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन है? तो वीडी सावरकर हो जाएगा। और मित्र मेला को ही जो है आगे चल के जो है अभिनव भारत में कन्वर्ट कर दिया गया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान जब विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित की थी? तो ये घोषित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया 1918 ईस्वी में। ध्यान रखना, 1918। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसके द्वारा संबोधित किया गया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। याद रखना आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य जो है अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1799 ईस्वी में, जिसको कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता था। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य जो है अंतिम युद्ध था टीपू सुल्तान का 1799 ईस्वी में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में
निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? क्रिप्स मिशन जो है किसके द्वारा भेजा गया था ये बताना है। और क्रिप्स मिशन जो ये कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1942 ईस्वी में। ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य जो है समझौता कब संपन्न हुआ था ये बताना है आपको। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का पहला वायसराय भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसी के बाद से जो गवर्नर जनरल को वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया था 1857 के विद्रोह के बाद से। नेक्स्ट है, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। इन सब के से किसी के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि जो है इस सारा प्रक्रिया जो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। किसमें होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। इसलिए जो है इस किसी के द्वारा जो है नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है? तो एक दिन में कितना ऊर्जा जरूरत होता है संयुक्त रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों को मिला के? तो ये होता है 2250 कैलोरी। ओके, याद रखना आपको, संयुक्त रूप से पूछा जाएगा तो 2250 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र में पूछा जाएगा तो 2100 कैलोरी, और ग्रामीण क्षेत्र में पूछा जाएगा तो 2400 कैलोरी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। और संयुक्त रूप से 2225 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान करना, आपको सही सूची मिलाना है। तो केसर किससे संबंधित है? कौन से राज्य में केसर का होता है? तो याद रखना आपको जम्मू कश्मीर। 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 किस में है? एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी मिला लीजिए। काली जो ये काली मिर्च हो जाएगा, काली मिर्च केरल में। हल्दी जो है वो कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। और जीरा जो है ये राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है किसानों के लिए बीमा कीमत संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना जो है किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो नाबार्ड का स्थापना जो है ये कब किया गया था? 12 जुलाई जो है, याद रखना ये डेट इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई 1982। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डेट पूछा गया है एग्जाम में। 12 जुलाई 1982 की जो है नाबार्ड की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास का स्थापना किया गया था। कौन से समिति की अनुशंसा पर? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, शिव रमन सिंह समिति। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, शिव रमन सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मिलान कर सुमेलित पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कृष्ण क्रांति दिया गया और कौन से क्षेत्र से संबंधित दिया हुआ है? तो पूछा जा रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। पीली क्रांति मक्का से संबंधित नहीं, ये मक्का से संबंधित नहीं है। पीली क्रांति जो ये किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। याद रखना आपको, तिलहन से। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कृष्ण क्रांति कपास से नहीं, कपास से नहीं संबंधित है। कृष्ण क्रांति मतलब काली क्रांति हो गया। ब्लैक रेवोल्यूशन ये पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से, याद रखना है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन 1 और ये ऑप्शन बी और डी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। बी और सी, डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। पीली क्रांति तिलहन से और कृष्ण क्रांति जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये सोवियत संघ के सहायता से जो है स्थापित किया गया था। याद रखना आपको, भिलाई सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया था। और ब्रिटेन के सहायता से जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है, जो कि कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, वो स्थापित किया गया था। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है, जो कि उड़ीसा में, वह जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था। याद रखना, दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन के सहायता से और राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट का प्रतिस्थापन सन्निकट मुद्रा कौन है? तो किसके कौन सा जो है निकटतम मुद्रा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ये सारे जो है निकटतम मुद्रा, शेयर, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां और ऋण पत्र, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों एक साथ दुगुना हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। याद रखना आपको, अपरिवर्तित। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गरीबी दर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश के जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो कौन सा विशेषता है एक? तो यह अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर का सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलता है। भारत का सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, कितना? 4096 किलोमीटर, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश के साथ 5 राज्य का सीमा लगता है। एक मेघालय हो गया, एक त्रिपुरा, एक मिजोरम, एक असम, एक पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, आपको याद रखना है। ये 5 राज्यों से जो है बांग्लादेश का सीमा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार करें। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार, ओक के पेड़, ये उपर्युक्त जो है भौगोलिक विशेषता निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विशेषता, ये बताना आपको। तो ये सारे विशेषता जो है कौन से विशिष्ट क्षेत्र के हैं? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो है विशिष्ट विशेषता, याद रखना आपको। नेक्स्ट, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो एक तरफ दिया हो गया दर्रा का नाम दिया गया है, और एक तरफ जो है राज्य का नाम दिया गया, पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। शिवकिला हिमाचल में है, ये बिल्कुल सही है। मना दर्रा सिक्किम में है, नहीं, ये गलत है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? यूके उत्तराखंड में। और जेलेपला सिक्किम में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नामचा बरवा हिमालय जो किस श्रेणी में स्थित है? तो हिमाद्री और ये बृहत हिमालय में स्थित है, नामचा बरवा हिमालय, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पटना के समीप गंगा नदी के किस दिशा से आकर गंडक मिलती है? कौन से दिशा से आकर गंडक मिलती है पटना के समीप गंगा नदी में, गंडक नदी? तो ये उत्तर दिशा से आके मिलती है। तो उत्तर दिशा से कौन कौन सी नदी आके मिलती है? तो ये हो जाएगा घाघरा, याद रखना आपको, ये उत्तर दिशा के लिए है। घाघरा हो गया, कोसी हो गया, और बागमती हो गया। ये सारे नदी जो हैं उत्तर दिशा से आके पटना के समीप जो है, और पटना के समीप चाहे और भी कहीं जाके जो है गंगा नदी में मिलती है। और दक्षिण दिशा से कौन सी नदी आके मिलती है? ये हो जाएगा सोन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। सोन, पुनपुन और फल्गु नदी, जिसको कि निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था पहले गौतम बुद्ध के टाइम पे। तो फल्गु नदी हो गया, पुनपुन हो गया, और सोन नदी हो गया। ये जो है दक्षिण तरफ से आके जो है गंगा नदी में मिलती है। ये सारे जो है गंगा नदी के क्या हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है, क्या कहलाती है? तो ये मन कहलाती है। क्या कहलाती है? मन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार जो ये पटना से मोकामा तक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है। चंदन का मैदान जो है दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है, ध्यान रखना आपको, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मरुत्थान किसे कहा जाता है? मरुत्थान किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाले क्षेत्र को जो है मरु उद्यान कहा जाता है। मरुस्थान नहीं, मरु उद्यान। मरु उद्यान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान में जो है हरियाली और जल वाला क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 जुलाई 1948 को। कब हुई थी? 7 जुलाई 1948 को, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63वां नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है? पूछा जा रहा कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। कैंपोज उत्तरी ब्राजील, नहीं, ये उत्तरी ब्राजील में नहीं है, ये दक्षिण ब्राजील में है। कहाँ पे है? दक्षिण ब्राजील में। पंपास चिली, नहीं, ये चिली में नहीं है, अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है पंपास घास के मैदान। लानोस वेनेजुएला, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और सेल्वास दक्षिण ब्राजील में नहीं है, ये अमेजन बेसिन के पास है। कहाँ पे है? अमेजन बेसिन के पास, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। पूछा जा रहा कौन सही सुमेलित है, तो लानोज वेनेजुएला में है, याद रखना है। हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो हेलसिंकी किसका है? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। और अदर ऑप्शन देख लेते हैं। डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन, क्या है? कोपनहेगन, याद रखना आपको, कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है, क्या है? ओस्लो। और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। फिनलैंड हेलसिंकी का, नॉर्वे ओस्लो, डेनमार्क का कोपेनहेगन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? ठंडी जलधारा पूछ रहा नहीं है, तो ये हो जाएगा अग्लुहास। अग्लुहास जो है एक तरह का गर्म जलधारा, ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? आयतन की दृष्टि से सबसे साफ पानी की झील कौन सा है? लेक बैकाल, जो कि कहाँ पे है? रसिया में है, याद रखना आपको। लेक बैकाल जो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा झील है, ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉरेस जल मरुमध्य जो है किन दो द्वीपों के
मध्य स्थित है। टॉरेस स्ट्रेट जो है ये कौन से दो द्वीपों के मध्य स्थित है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच जो है टॉरेस जल संधि है। ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच जो है बास स्ट्रेट है, बास जल संधि है। उत्तरी एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य जो है ये कुक जल संधि है। कौन सा? कुक, याद रखना आपको, कुक इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य जो है ये मलक्का जल संधि है, मलक्का स्ट्रेट है, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। मलक्का का किसके बीच है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य जो है वह बास स्ट्रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 68वां नंबर, वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये रूस में किया जाता है। कहाँ पे? रूस में। और दूसरा नंबर पे कौन है? बोत्सवाना। सेकंड नंबर पे, पहला नंबर पे रूस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किसी भी देश का जो है घरेलू सीमा में जो है इनमें से किसे जो है शामिल नहीं किया जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालय जो है ये देश के घरेलू सीमा में जो है शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो है फॉरेन जो जिस देश का जो है संस्थान रहता है उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसलिए जो है ये देश के सीमा में शामिल नहीं होता। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा तेंदुआ, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुआ है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भारत के किस शहर में एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो है वो किस दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा की है? तो ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया गया और ये 23 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा। कब? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में है सबसे ज्यादा प्रवासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एलोन मस्क के द्वारा जो है स्थापित कंपनी जो है स्पेस एक्स में कितने उपग्रहों एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, रिकॉर्ड बना दिया है एक साथ सबसे ज्यादा जो है उपग्रह को जो है सैटेलाइट को भेजने का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी 143, 143 सैटेलाइट जो एक साथ भेजा था। इससे पहले जो भारत का रिकॉर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है 2 अलग अलग ओलंपिक में 2 मेडल जीती है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग ने दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में जो है नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की कैटेगरी में जो है पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ था? तो ये था कर्नाटक। कौन था? कर्नाटक। याद रखना 2020 का पूछा गया है, तो कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है ई इपिक का विस्तारित, इसका जो फुल फॉर्म क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म दिया गया। ई इपिक का जो है फुल फॉर्म क्या होगा ये बताना आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से ही हो जाएगा। ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, इपिक से हो गया, ई से हो गया इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो कि इलेक्शन से संबंधित है। ये ऑनलाइन जो है आप ये निकाल सकते हैं। इपिक जो है इपिक नंबर रहता है, तो इसका फुल फॉर्म हो गया इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत जो है किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया किससे? महावीर चक्र से सम्मानित किया गया कर्नल संतोष बाबू को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया राहुल पंडिता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राहुल पंडिता। नेक्स्ट, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है कौन से फिल्म को? थप्पड़ को, याद रखना आपको, थप्पड़। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने हैं एनवी रमना। एनवी रमना जो है ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना और इसमें सेलेक्ट करना है असत्य कथन को। कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका उसको सिलेक्ट करना। यह महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर पर मनाया जाएगा, ये कथन सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ जो प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया, ये भी सही है। देश के 6 स्थानों पे जो है इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा वर्चुअली, ये भी सही है।
इस महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया, जिसमें देश के 259 हस्तियों ने शामिल हुआ था। तो ये भी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में सिपरी बोलते हैं, इसके द्वारा जो है 2021 में वार्षिक रिपोर्ट जारी किया गया था कि हथियार का खरीद जो है सबसे ज़्यादा खरीद और आयात निर्यात कौन सा देश सबसे ज़्यादा खरीद और आयात सबसे ज़्यादा कौन सा देश किया गया है, उसमें से विश्व में जो भारत का कौन सा स्थान रहा है, सो पूछा जा रहा है। हथियार के खरीदने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुआ। तो पूछा जा रहा स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन थे, कौन है, तो ये है स्टीफन लोफवेन। कौन है, स्टीफन लोफवेन जो ये स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है। हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों को सुमेलित नहीं है, बताना आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा स्टीफन ओकान, सीरिया के राष्ट्रपति, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे जो हैं सुमेलित है, याद रखना। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति, निकोल पासियान अर्मेनिया के प्रधानमंत्री, और गीडो बलिडो जो ये पेरू के प्रधानमंत्री, ये तीनों जो हैं सही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया, तो ये जीता गया तमिलनाडु के द्वारा, किसके द्वारा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, ये थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो ये बनाया गया था उत्तराखंड का, किस राज्य का, उत्तराखंड का, याद रखना आपको। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को जो है 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि जो है पुरस्कार देने की घोषणा किया है, तो ये किया है राजस्थान सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना जो है इसका शुरुआत जो है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अभ्युदय योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, और ये संबंधित है निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है छात्रों के लिए, तो ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, किसके, उत्तर प्रदेश के द्वारा, याद रखना है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो है दिए गए टोटल, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 119 नंबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 में जो है किसे सम्मानित किया गया है, सरस्वती सम्मान जो है 30वां किसे मिला 2020 में, तो ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला, याद रखना आपको, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डेजर्ट फ्लैग 6 जो है वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित किया गया, तो ये किया था किसके द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम में सजाना मतलब सबसे ज़्यादा किस राज्य में था, फिर उसके बाद घटते क्रम में जाना है, तो सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, याद रखना अवरोही क्रम में। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार जो ये शामिल नहीं है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति ये शामिल है। सशक्त महिला, सक्षम महिला ये भी शामिल है। स्वच्छ शहर, विकसित शहर ये भी शामिल है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये शामिल नहीं है, ध्यान रखना है। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है, तो ये रहा 2.97%, कितना 2.97%, याद रखना, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा, बिहार के किस जिला में जो है मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा ये बताना है आपको, तो ये बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना जो है किस थाना को चुना गया है, ये थाना चुना गया कुर्था अरवल को। कहाँ पे, कुर्था थाना को, जो कि कहाँ पे, अरवल में बेस्ट थाना डिक्लेयर किया गया, ये बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना है। नेक्स्ट, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है IFFI 2021 में फोकस राष्ट्र कौन सा था, तो फोकस देश कौन सा था, तो ये था बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट, 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा, तो ये जर्मनी में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, 2022 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई,
बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना जो है ये नवंबर 1929 में हुई। कब हुई? नवंबर 1929 में। नेक्स्ट है, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर पटना में। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर पटना में। नेक्स्ट है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे FG सलाई। कौन थे? FG सलाई जो है ये चंपारण में कृषि का स्थिति को जांच करने के लिए बनाया गया चंपारण एग्रीरियन समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र जो है शामिल नहीं था? कौन सा शामिल नहीं था? तो ये था मुजफ्फरपुर। कौन था? मुजफ्फरपुर जो वह शामिल नहीं था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के नवपाषाण युग के अवशेष जो हैं किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? कौन से स्थान पर प्राप्त हुए हैं ये बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। ई क्यों होगा सही? क्योंकि चिरांद से भी मिला था बिहार में नवपाषाण युग का अवशेष। चिरांद कहाँ पे है? ये सारण डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? सारण डिस्ट्रिक्ट में है। और चेचर से भी प्राप्त हुआ था। चेचर जो है ये कहाँ पे है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका जो है ई सही हो जाएगा। इन दोनों जगह से जो है बिहार में जो है नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, चिरांद और चेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 नंबर, शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया? शेरशाह सूरी के द्वारा जो पटना को जो बिहार का कब राजधानी बनाया था? ये 1541 ईस्वी में। कब? 1541। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी बिहार शरीफ। कहाँ पे थी? बिहार शरीफ। वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? वर्तमान में जो पटना कॉलेज है वो किस यूरोपीय कंपनी का फैक्ट्री रहा था? तो ये रहा था डच का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा डच। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध जो किस नगर से है? तो यह है वैशाली से। कहाँ से है? वैशाली। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। किससे? शतपथ ब्राह्मण। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरंग दैर्घ्य जो क्या होता है वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो परिवर्तित हो जाता है तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सारे साइंस के क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में जो कौन सा मिलान जो वह सही नहीं है? मैनोमीटर गैसों का दाब, ये बिल्कुल सही है। पायरोमीटर उच्च ताप के लिए, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ये भी सही है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, ये भी सही है। इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो गया। ये सारे जो हैं ऑप्शन सही है। और बाकी आपको याद भी रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है। सेपरेट करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। मैनोमीटर गैस के दाब मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर और सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। तो इंपॉर्टेंट है, चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को जो है स्वीकार किया गया है? इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से जो एसआई पद्धति के हिसाब से कुल कितने मात्रक को स्वीकार किया गया, मूल मात्रक को? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 7 मूल मात्रक को जो है स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? कौन सा पदार्थ अम्लीय या क्षारीय होने का जो प्राकृतिक सूचक कौन सा इनमें से बताना आपको? लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ये चारों जो हैं प्राकृतिक सूचक है अम्लीय और क्षारीय होने का। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको संपूर्ण आंतरिक अपवर्तन से। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन से जो है ये कि इसके सिद्धांत पे कार्य करता है फाइबर ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है बर्तन को चमकाने के लिए, चमकीला बनाने के लिए? ये किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? त्वचा से सांस लेता है, ये सही है। शीत रक्त प्राणी है, ये भी सही है। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये तो सही है ही। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये कोई ऑप्शन जो है गलत है मेढक के संबंध में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो ये हो जाएगा एलिथ्रीन। एलिथ्रीन जो है मच्छर भगाने वाले रसायनों में जो है दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है, ध्यान रखना है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है?
एक कार्बन क्रेडिट का मान होता है 1000 kg ऑफ CO2। 1000 kg ऑफ CO2 होता है एक कार्बन क्रेडिट का मान। मानव शरीर के बाहर का कुल हिस्सा जो है ऑक्सीजन का होता है। कितना हिस्सा जो है ऑक्सीजन होता है मानव शरीर का, तो ये हो जाता है 65%। कितना 65% जो है मानव शरीर के कुल बाहर का जो है वो ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। मैग्नीशियम का यूज आतिशबाजी में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। मैग्नीज का यूज फर्टिलाइजर में किया जाता है, ये भी सही है। टंगस्टन का यूज जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है, ये भी सही है। तांबा का जो है गैल्वनीकरण से किया, गैल्वनीकरण नहीं, ये तांबा का जो उपयोग गैल्वनीकरण में नहीं किया जाता है। गैल्वनीकरण में जो है जिंक का उपयोग किया जाता है। किसका? जिंक का, गैल्वेनाइज। ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है। फास्फोरस का कौन सा अपरूप जो अंधेरे एवं वायु में रखने पर स्वतः जल उठता है, तो ये हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को जो आप अंधेरे में या वायु में रख दीजिएगा तो वह स्वतः जो है जल उठता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक कौन सा अम्ल वर्षा में कौन सा एसिड सबसे अधिक पाया जाता है, ये हो जाता है H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नहीं हाइड्रोक्लो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 जो है सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तो ये किया जाता है किसका जिंक फॉस्फाइड का किया जाता है और पोटेशियम साइनेट का किया जाता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। जिंक फॉस्फाइड और पोटेशियम साइनेट का उपयोग किया जाता है चूहा मारने की दवा में। नेक्स्ट है सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। कौन सा गैस का मात्रा जो ये प्रभावित नहीं होता, ये होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम लोग लेते नहीं है, लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जलवाष्प भी रहता है वायुमंडल में, इसलिए जो है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में जो ये तीनों तो प्रभावित होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो वो प्रभावित नहीं होता। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा, चाहे बहुत सारे सेट प्रैक्टिस आपको देखने को मिला होगा। तो ये हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज जो है वो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी, और ये कहाँ पाया जाता है, कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सबसे बड़ा हड्डी कौन सा पाया जाता है, फीमर, जो कि जांग में पाया जाता, थाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं, तो किसके बारे में कहा जा रहा है। ये उपयुक्त कथन जो है किससे संबंधित है, प्लीहा से, लीवर से, लार ग्रंथि से, अग्नाशय से। तो ये संबंधित है किससे, अग्नाशय से। याद रखना आपको अग्नाशय से संबंधित है ये दोनों कथन। अग्नाशय जो ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से बताना है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। यूरेनियम है, या मरकरी है, या सोना है, या कैल्शियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम है, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर यूरेनियम है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है। तना का उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना आपको, तो ये हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद जो है वो तना का उदाहरण है, ये जड़ का उदाहरण है, रूट का। आलू जो है ये तना का उदाहरण है, गन्ना भी और अदरक भी, सारे जो है तीनों तना के उदाहरण है स्टेम के। शकरकंद जो है ये रूट का एग्जाम्पल है, किसका, रूट का। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। अभावजन्य रोग जो वो किसे कहते हैं ये बताना आपको। ये कहते हैं पोषक तत्वों के अभाव में होने वाले रोगों को जो है अभावजन्य रोग कहते हैं। पोषक तत्व कमी के कारण जो रोग होता है उसको अभावजन्य रोग कहते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन है, हृदय है, फेफड़ा है, पलीहा है, या गुर्दा है। तो मलेरिया से जो है वो पलीहा जो है वो अंग प्रभावित होता है। याद रखना आपको। वस्त्र निर्माण में प्रयोग लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। अनुवांशिक रोग पूछा जा रहा कौन सा नहीं है। अनुवांशिक रोग इस तरह का रोग होता है जो कि ऐसा रोग जो किसी के माता पिता में था तो उसके बच्चे में भी ट्रांसफर हो गया वो रोग, तो उसको अनुवांशिक रोग बोलते हैं, जेनेटिक रोग बोलते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है डिमेंशिया जो है ये भूलने की बीमारी टाइप का है, तो ये जो है एक अनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी हीमोफीलिया हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, वर्णनधनता हो गया, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, ये सारे जो है अनुवांशिक रोग हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन, ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होता है।
कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए जो है किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 का भी जो है दोनों का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले अश्रु गैस में कौन सा गैस होता है? तो कौन सा गैस होता है? तो उसमें होता है अमोनिया। अमोनिया गैस होता है टीयर गैस में, ओके, अश्रु गैस में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होती है? शरीर में खाना खाने के बाद शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज जमा होता है वह जो है ग्लाइकोजन में जो है वह कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित होता है, और वह परिवर्तित होकर जो वह कहाँ पे जाके भंडारित होता है, कहाँ पे जाके जमा होता है? तो ये होता है यकृत में। कहाँ पे? यकृत में, याद रखना आपको, यकृत, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है? कौन सा रोग नहीं होता है? रतौंधी हो गया, रिकेट्स हो गया, रिकेट्स, जीरोथेल्मिया, स्कर्वी। कौन सा रोग नहीं होता है? रिकेट्स और स्कर्वी जो है ये विटामिन ए की कमी से नहीं होता। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से कौन सा सही हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है और स्कर्वी जो है ये विटामिन सी के कमी से होता है। बाकी रतौंधी और जीरोथेल्मिया जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है के कारण जो निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बर्ड फ्लू। कौन सा होता है? बर्ड फ्लू, याद रखना है। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो ये हैं मुंशी प्रेमचंद्र हैं, या अरस्तु हैं, या संजय बारू, या हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये हैं अरस्तु। अरस्तु द पॉलिटिक्स नाम के पुस्तक जो है कौन है लेखक? ये अरस्तु हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे 140 जीके जीएस। अब 10 मैथ्स का क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके हम नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करा देते हैं, आप खुद से जो है सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सॉल्व करने के चक्कर में रहेंगे तो वीडियो जो है बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, तो 141 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा आपका, और 142 का वो जो 27, तो ए नंबर आंसर इसका भी हो जाएगा, आप खुद से बना लीजिएगा। तो 143 का ए हो जाएगा, 44 का बी, 45 का सी, 146 का डी, 47 का डी, 48 का ए, सी और बी। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बीपीएससी 67वां, जो कि एडुटेरिया का बुक आया था, उससे ये पूरा कंप्लीट आपको करवाए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।